हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और ये अब तक की डार्क मैटर को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट खोज है। हमारे गैलेक्सी के सुपरमैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए से करीबन 500 गुना ज्यादा मास का डार्क मैटर साइंटिस्टों ने सिर्फ एक अकेले ब्लैक होल के अंदर छुपा देखा है। जानना चाहते हो किस ब्लैक होल की मैं बात कर रहा हूं? वेल, द M87 ब्लैक होल, वही ब्लैक होल जिसकी पहली बार हमने फोटो खींची थी। यानी कि अब बेसिकली यूनिवर्स के दो सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स डार्क मैटर और ब्लैक होल, इनके बीच का कनेक्टिंग लिंक बिल्कुल हमारे सामने है, वो भी सबूत के साथ। लेकिन फ्रेंड्स, ये सबूत आखिर साइंटिस्टों को मिला कैसे? वेल, you'll be shocked to know, इस सबूत की कहानी का जन्म हुआ स्टीफन हॉकिंग और उसके दोस्त के बीच हुए एक बेट से। जी हां, आपने सही सुना। A black hole is a volume of space where gravity is so strong that nothing, not even light, can escape from it। ये आइडिया ना सबसे पहले एक इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन मिचेल ने अनाउंस किया था इन द ईयर 1783, यानी आइंस्टाइन के पैदा होने से भी 100 साल पुराना, जो उस समय में वैसे सिर्फ एक थियरी का हिस्सा था और इसीलिए इतना चर्चे में नहीं आया। वो तो जब 1974 में सर स्टीफन हॉकिंग और उनके कॉलीग किप थॉर्न के बीच एक बेट लगी, तब वो लाइमलाइट में आया। असल में उस दिनों में सिग्नस X1 नाम का एक अनजान सा एनर्जी सोर्स था जो नजर तो नहीं आ रहा था, पर उससे कम टाइम में बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही थी। अब इस पर स्टीफन हॉकिंग का यह मानना था कि वो एक अजीबोगरीब सा एक्स-रे का सोर्स है, तो वहीं पर किप थॉर्न का यह कहना था कि नहीं, वो एक ब्लैक होल है, और दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ गए। वेल, अब पता कैसे चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत? सो दोनों ने इस पर एक शर्त लगाई और डिसाइड किया कि लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच और देखते हैं समय किसके पक्ष में फैसला सुनाता है। अब इस बेट में जो हारने वाला था वो जीतने वाले के लिए एक महंगे साइंस मैगजीन का सालाना सब्सक्रिप्शन खरीदेगा। कूल, राइट? ठीक है, फिर लग गई बेट और जब रिजल्ट आया पता चला कि सिग्नस X1 असल में एक ब्लैक होल ही है। यानी कि स्टीफन हॉकिंग के सामने किप थॉर्न गॉट टू कीप द थ्रोन और हमें ब्लैक होल्स का पहला प्रैक्टिकल प्रूफ मिल गया। अब हालांकि यह बात अलग है कि ये इकलौता सबूत नहीं था। 1970 में जब एक तरफ ये बेटिंग चल रही थी, तब वहीं पर दूसरी तरफ एस्ट्रोनॉमर वेरा रूबिन हमारे नेबरिंग गैलेक्सी एंड्रोमेडा को स्टडी कर रही थी। क्यों? वेल, क्योंकि उन्होंने देखा था कि उस गैलेक्सी के सभी बाहरी स्टार्स प्रेडिक्टेड रफ्तार से तेज घूम रहे थे। यानी कि उस गैलेक्सी की जो नॉर्मल एक्सेलरेटिंग स्पीड होनी चाहिए थी ना, वो गैलेक्सी फॉर सम रीजन उस स्पीड से ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट कर रहा था। आखिर क्यों? सबसे पहले तो आप खुद देखो, यहां पर ये जो ब्लू लाइन है ना, वो उन स्टार्स की प्रेडिक्टेड स्पीड है और ये जो रेड लाइन है वो है उनकी ऑब्जर्व्ड स्पीड। सो एज यू कैन सी, इनके बीच बहुत ही अंतर है, जबकि ब्रह्मांड के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। यानी कि इसके पीछे कोई तो ऐसा मैटर है जिसे कोई छू नहीं सकता, देख नहीं सकता, लेकिन उसका मास और उसकी ग्रेविटी को महसूस कर सकता है। वेलकम डार्क मैटर। लेकिन उस समय इस कॉन्सेप्ट का कोई सबूत नहीं था, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था, इसकी सिर्फ थियरी थी कि ऐसे टाइप का फलाना ढिमका एक पार्टिकल एग्जिस्ट करता है जो कैलकुलेशंस में फिट हो रहा था। सो मैथमेटिकली उसे प्रेडिक्ट किया गया था, लेकिन इसे हमने विजिबली या किसी भी तरीके से प्रूव नहीं किया था। इनफैक्ट साइंटिस्टों ने कई सालों तक ढूंढने की इसे कोशिश की, लेकिन फिर भी इसका कोई सबूत नहीं मिला। और आखिर में तंग आकर कुछ साइंटिस्ट ये मानने लगे कि डार्क मैटर असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये सिर्फ मैथमेटिकली हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसे ऐड कर दिया, लेकिन रियलिटी में इसका कोई वजूद नहीं है। सो वेल, गुड इनफ। सो अगर डार्क मैटर नहीं है तो फिर उन्होंने ब्रह्मांड की उन सारी अजीबोगरीब चीजों का क्या एक्सप्लेनेशन दिया? वेल, उनके पास इन सभी चीजों का डार्क मैटर से भी एक बेहतर एक्सप्लेनेशन था और इस एक्सप्लेनेशन को मैं आपको एक एनालॉजी के साथ समझाता हूं। सो गौर से सुनना। सो इमेजिन करो फ्रेंड्स कि आप एक पेपर प्लेन उड़ा रहे हो और साथ ही कहीं दूर खुले समुद्र के ऊपर से एक भारी भरकम बोइंग 737 पैसेंजर जेट हवा को चीरते हुए उड़ रही है। क्या लगता है आपको, क्या दोनों ही प्लेन्स पर नेचर के सारे फोर्सेस बिल्कुल ही सेम तरीके से एक्ट करेंगे? ऑब्वियसली नॉट। तो फिर हम ये कैसे मान के चल सकते हैं कि जैसे सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स मूव करते हैं, बिल्कुल वैसे ही गैलेक्सीज के अंदर भी स्टार्स भी मूव करते हैं? I mean, ऐसा जरूरी है क्या? अगर हमारी एक्सपेक्टेशन से कुछ अलग मूवमेंट उनके स्टार्स ने दिखाया, तो हम वहां पर एक अदृश्य सा डार्क मैटर है, उन्हें अपने ग्रेविटी से जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये मान लेंगे? आप खुद सोच कर देखो, अगर हम मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनामिक्स MOND वाली थियरी के सिंपल से सवाल की जिस्ट पर भी फोकस करें, तो पता चल जाएगा हमें डार्क मैटर की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट गैलेक्सीज और उनके अंदर होने वाली हलचल को तो डार्क मैटर से ज्यादा एक्सटर्नल फील्ड इफेक्ट EFE वाली थियरी और भी बेहतर एक्सप्लेन करती है,
जिस मॉन थियरी का फिनोमेनोलॉजिकल बेसिस स्टार्ट हुआ 1980s में, पर इस थियरी के हाइपोथेसिस को स्टडी और प्रूव करने में कई साल लग गए और फाइनली 1983 में मॉर्डेहाई मिलग्रोम ने इस थियरी को पब्लिश किया। अब ये इतनी बड़ी डिस्कवरी हो पाई ओनली बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ फोकस। और फ्रेंड्स, ये बात हम सभी को इन सारे साइंटिस्टों और रिसर्चर्स से जरूर सीखनी चाहिए। इस फास्ट पेस वर्ल्ड में आज की तारीख में सबसे बड़ी चीज जो इंसान को पीछे रख रही है वो है डिस्ट्रैक्शंस। हर इंसानी डिस्ट्रैक्शन को एक्सप्लॉइट करने के लिए आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनीज बन चुकी है और ऐसे में आपको फोकस दिलाने का काम करेगा पावर ऑफ फोकस ऑडियो बुक, जो मैंने पर्सनली सुना कुकू एफएम ऐप पर। इस ऑडियो बुक में आपको सही डायरेक्शन में फोकस करना कितना इंपॉर्टेंट है और वो सक्सेसफुल लोगों द्वारा कैसे किया जाता है ये बताया गया है। इस बुक ने पर्सनली मेरी मुश्किल वक्त से कैसे निपटे इस प्रॉब्लम का बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया। कुकू एफएम पर 2.3 मिलियन प्लस पेड एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं मेरी तरह, और इस प्लेटफॉर्म पर अमेजिंग फीचर्स है जैसे स्लीप टाइमर, जहां पर आप सोते वक्त टाइमर सेट कर सकते हो और इनके नोट फीचर की मदद से आप हर चैप्टर में नोट्स भी बना सकते हो। इसमें ड्राइविंग फीचर भी अवेलेबल है जो कि काफी इजी टू यूज है। तो देर किस बात की है फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अनलॉक करो 10,000 प्लस ऑडियो बुक्स की दुनिया को। तो देर किस बात की है फ्रेंड्स, अभी चल रहा है एक वंडरफुल रिपब्लिक डे का ऑफर। अब पाओ डिस्काउंट 60% ऑफ फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन पर। कूपन कोड यूज करो freedom60 और अपने फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 39 रुपीज में लाओ। हरी अप, ये ऑफर सिर्फ 29 जनवरी तक ही वैलिड है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एक्सटर्नल फील्ड इफेक्ट वाली थियरी डार्क मैटर स्टार्स को अपने ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस कैसे करती है, इस कॉन्सेप्ट को और भी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करती है। ये थियरी कहती है जिस तरह ऊंचाई पर उड़ रहे बोइंग 737 अपने बनाए विंड करंट से नीचे जमीन के पास उड़ रहे पेपर प्लेन को इन्फ्लुएंस कर सकती है, उसी तरह बड़े बड़े गैलेक्सी क्लस्टर्स भी अपने इंडिविजुअल गैलेक्सीज के अंदर स्टार्स की मूवमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यानी फ्रेंड्स, सिंपली पुट, हमें डार्क मैटर जैसे कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं है। प्लस क्या आपको पता है, हम जिस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी को बड़े कॉन्फिडेंस से प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज या इवन डार्क मैटर की ग्रेविटी कैलकुलेट करने में इस्तेमाल करते हैं, उसे अब तक कोई भी एक फिक्स्ड कांस्टेंट के तौर पर साबित ही नहीं कर पाया। यस, दैट्स ट्रू। आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन पिछले सिर्फ 4 से 5 दशकों में ही इस जी की वैल्यू करीबन 1 डजन से भी ज्यादा बार चेंज हो चुकी है और फिलहाल लेटेस्ट ये वैल्यू ये चल रही है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, अब इस फैक्ट को जानकर क्या हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमने ग्रेविटी को अच्छे से अभी तक समझ लिया है? ऑब्वियसली नहीं। सो क्या इसका मतलब ये है कि जब बेसिकली ग्रेविटी से जुड़ी ये सभी थियरी जोर पकड़ रही थी, तब हमने बस उनमें से सबसे फैंसी डार्क मैटर वाली थियरी को लिया और बस उसी को सच मान बैठे? वेल, क्या सच में? क्योंकि मॉन्ड और EFE इन थियरीज में साइंटिस्टों को रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी वीकनेस दिखी है। वो ग्रेविटेशनल लेंसिंग इफेक्ट को एक्सप्लेन ही नहीं करते और इसे सिर्फ डार्क मैटर ही एक्सप्लेन कर सकता है। यानी कि अभी भी हम घूम फिर के वापस से आ रहे हैं डार्क मैटर के पास। सो क्या सच में डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? वेल, इसका जवाब इस फोटो में है। इस फोटो में जो आपको इस ब्लैक होल का इवेंट होराइजन इतना बड़ा दिख रहा है ना, वो असल में 5 गुना छोटा दिखना चाहिए था। और जी नहीं, ये मैं नहीं, ये इस इमेज का रॉ डेटा बोल रहा है, जिसे जब 2017 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने कैप्चर किया था, तब उसे सिर्फ शेयर करके ही इंटरप्रेट करने में 2 साल लग गए थे। यस, सिर्फ इस एक फोटो के लिए साइंटिस्टों ने 5 पेटाबाइट जितना डेटा कलेक्ट किया था। यानी इतना डेटा कि अगर हम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम को खचाखच भर भी दे, तो भी वो सारे लोग 72 GB के GTA 5 को एटलीस्ट 2 बार डाउनलोड कर सकते हैं। इनफैक्ट क्योंकि इतना सारा डेटा इंटरनेट से नहीं भेजा जा सकता था, इसीलिए उस वक्त साइंटिस्टों ने उसे हार्ड ड्राइव्स में भर भर कर एरोप्लेन से एक दूसरे तक भिजवाया था और तब जाकर फाइनली वो इमेज बन पाई थी। एंड ऑल द एफर्ट्स एट द एंड वर वर्थ इट, क्योंकि आज यही वो डेटा है जिसने रिसेंटली ये भी रिवील किया है कि M87 का इवेंट होराइजन उसके एक्स्ट्रा डार्क मैटर की ग्रेविटी की वजह से हमें 5 गुना मैग्नीफाई होकर नजर आता है। यकीन नहीं हो रहा, राइट? वेल, इसके पीछे के 2 रीजन सुन लो, फिर खुद डिसाइड करना। सो सबसे पहले इस चार्ट पर नजर डालो। इस चार्ट के अनुसार जिस तरह से M87 गैलेक्सी के अंदर उसके अनगिनत स्टार्स घूम रहे हैं, उस हिसाब से उसके सेंटर में मौजूद M87 SMBH का मास इस बीच वाले लाइन पर या उसके आसपास कहीं होना चाहिए था। पर जैसे कि आप देख सकते हो, वो इस मीन मास वाले लाइन से अच्छा खासा ऊपर है। इसका मतलब यह है कि अगर उस लाइन और M87 के पॉइंट के बीच का डिफरेंस नापा जाए, तो उस हिसाब से M87 में करीब 2 बिलियन सूरज जितना मास ज्यादा है। अब इस नंबर को हो सके तो किसी पेज पर लिख लो।
क्योंकि उन्हीं साइंटिस्टों का अगला स्टेटमेंट आपके होश उड़ा देगा। उनका अगला स्टेटमेंट था कि जब उन्होंने M87 गैलेक्सी के स्टार्स की मूवमेंट पर उस गैलेक्सी में मौजूद टोटल एस्टिमेटेड डार्क मैटर के असर को कंप्यूटर पर सिमुलेट किया, तब उन्हें पता चला कि जिस तरह से M87 गैलेक्सी के स्टार्स मूव कर रहे हैं, उस गैलेक्सी का ज्यादातर डार्क मैटर उसके बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। अब कोई गेस मारना चाहेगा कि एग्जैक्टली कितना? वेल, जवाब बस आपने अभी कुछ देर पहले एक पेपर पर लिखा था। जी हां, अगेन लगभग 2 बिलियन सोलर मैसेस, यानी बिल्कुल उतना ही जितना M87 में एक्स्ट्रा मैस डिटेक्ट हुआ है। पर क्या हम इसे प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं? वेल, डाइसी है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं, नो हेयर थ्योरम के अनुसार एक बार अगर ब्लैक होल ने सबसे नजर चुराकर कोई चीज निगल ली, तो सिर्फ उसके चार्ज, मास और स्पिन के अलावा आगे कोई नहीं बता सकता कि उसने खाने में क्या खाया था, कितना परसेंट हाइड्रोजन, कितना परसेंट हीलियम या फिर कितना परसेंट डार्क मैटर। अब आते हैं सेकंड लूप होल पर। ये देखो, ये है बुलेट क्लस्टर। इसमें ये जो सेंटर में पिंक कलर का हॉट गैस का क्लाउड नजर आ रहा है ना, वो असल में एक प्रूफ है कि लेफ्ट और राइट साइड के ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज लगभग उसी जगह एक दूसरे से कोलाइड होकर एक दूसरे के आर पार पास हो चुके हैं। बट अब जरा इन लेफ्ट और राइट में मौजूद गैलेक्सीज के ग्रुप पर नजर डालो। यहां पर आप देख सकते हो जगह जगह ग्रेविटेशनल लेंसिंग नजर आ रहा है, व्हिच मींस कि ज्यादातर ग्रेविटी इन्फ्लुएंसिंग डार्क मैटर इन गैलेक्सी ग्रुप्स के बीच में मौजूद है और उस सेंटर के पिंक स्पॉट में नहीं। अब इसका क्या मतलब बनता है? ऑब्वियसली यही कि सिर्फ ऑर्डिनरी मैटर एक दूसरे से कोलाइड हो सकता है, मगर डार्क मैटर हमेशा कोलिजन फ्री होता है। यानी एक बार के लिए किसी ब्लैक होल की एक्रीशन डिस्क में घूमते एटम्स एक दूसरे से टकराकर अपनी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम खो सकते हैं और ब्लैक होल के अंदर गिर सकते हैं, लेकिन चाहे कितना भी डार्क मैटर उस ब्लैक होल की तरफ बढ़े, अनलेस वो बिल्कुल किसी तीर की तरह सीधा उसके सेंटर की ओर नहीं बढ़ रहे, वो बिना अपना मोमेंटम खोए जिंदगी भर ब्लैक होल की एक्रीशन डिस्क में ही घूमते रहेंगे। यानी कि फ्रेंड्स, कहने का मतलब बस इतना है कि व्हाट इफ जो ब्लैक होल के अंदर डार्क मैटर की हम बात कर रहे हैं ना, वो असल में सिर्फ उसके एक्रीशन डिस्क में फंसा हो। बिसाइड्स, हम ये कैसे भूल सकते हैं कि यहां पर जो हम ब्लैक होल्स की बात कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पर काफी अजीब होते हैं। लाइक अभी रिसेंटली मैंने एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया था जिसमें हमने ब्लैक होल्स के अंदर छोटे छोटे बवंडर की बात की थी। ये वीडियो बेसिकली आपको ब्लैक होल के अंदर की एक सबसे बड़ी डिस्कवरी के बारे में बताएगा, जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। फैसिनेटिंग एंटिटीज है ब्लैक होल, ट्रस्ट मी। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो को देखकर आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स एंड फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और अब फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू एफएम ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना। बस यूज करो मेरा कूपन कोड freedom60, आपको मिल रहा है 60% ऑफ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।